अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी। मैम आ रही है। अच्छा, थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि आपने अब तक आपके 3 प्रैक्टिकल्स हुए हैं? यस मैम। राइट अप हो गया उनका? यस मैम। अच्छा, कोई स्टूडेंट जिसको कोई मैम क्वेश्चन हो? जी बेटा। 2 की है अभी। थर्ड दो वाला लिखने वाला आपने उसकी पीडीएफ शेयर कर दी। पीडीएफ मैंने नहीं शेयर की उसकी लास्ट नहीं, में। उस दिन किया था। हाँ हाँ, आपको टेक्स्ट किया था, आपने किया ही नहीं। चले तो। नहीं किया। अच्छा, वो कौन सा वाला था? वो आयरन वाला ही था ना? यस मैम। तो वो मेरा ख्याल था मैंने ना डिलीट कर दिए थे अपने मोबाइल से, जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई थी। मुझे वो दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए आई थिंक वो जो है ना मिसिंग है। चलो मैं उसको देखती हूँ, आज ही देख कोशिश करती हूँ कि आपको कर दूँ। अच्छा, आज हमने जो करना है ना, हमने लास्ट टाइम कौन सा किया था? अलीना, आप बताएंगी? अलीना, हमने लास्ट टाइम कौन सा प्रैक्टिकल किया था? कुछ याद नहीं है? अदीम, आपको कुछ आइडिया हो? मैम। जी हमने मैम। लास्ट हमने लास्ट टाइम कौन सा प्रैक्टिकल किया था? मैम हमने लास्ट टाइम आयरन की डिटेक्शन की थी फूड पार्टिकल से। फूड? कुछ हमने आयरन की डिटेक्शन की थी फ्रॉम फूड। फूड सैंपल से या वाटर सैंपल से, ठीक है ना? हमने आयरन को डिटरमिन किया था कि हमें कोई सा भी, वो कोई वेजिटेबल भी हो सकती है, वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, वो कोई आपका कैंड फूड भी हो सकता है, वो कोई वाटर सैंपल भी हो सकता है, जिसमें से हमने आयरन को डिटेक्ट किया था। ठीक है। और यस मैम। हमने यूवी यूवी विजिबल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज विजिबल कर रहे हो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया था ना? तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज यस मैम। करके हमने उसको डिटरमिन किया था। अदीम, आप अनम्यूट हो? जी अदीम। जी मैम। जी अदीम, आप मुझे ये बताइएगा कि आयरन को डिटरमिन करना है। आयरन बेसिकली क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, या क्या, किस कैटेगरी में आप इसको लेते हैं? एलिमेंट है, कंपाउंड है? मैम ये आयरन तो मेटल ही है, एलिमेंट होगा। एलिमेंट है और ये मेटल है, ठीक है। और इसे हम टॉक्सिक मेटल भी कह सकते हैं अगर इसकी परमिजिबल अमाउंट से ज्यादा जो है अमाउंट हम इनटेक करें, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है ना? जी। ठीक है। तो अच्छा, अब हमने जब हमने इसको यूवी विजिबल के थ्रू डिटरमिन किया था, तो क्या हमने डायरेक्ट ही सैंपल से इसको डिटेक्ट कर लिया था, या हमें उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी थी? जी अदीम। मैम मैंने ना पिछला किया नहीं है प्रैक्टिकल। पिछला प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया आपने? मैम वो शादी पे था इसलिए ना। अच्छा, चलें, अब मैं शादी खत्म क्लास हो में। गई है? जी मैम। चलें, फिर नेक्स्ट ना पिछला आप इसको कवर कीजिए प्लीज। लारा, अब आप ओके। अनम्यूट हो? यस मैम। हाँ जी, हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी जब हमने इसको आयरन को डिटेक्ट किया था? सॉरी मैम, इस वक्त माइंड में नहीं है। आपके भी इस वक्त माइंड में नहीं है? क्यों, माइंड कहाँ गया आपका? माइंड तो मेरे पास ही है। नहीं बेटा, वो आपके पास नहीं है ना असल में। अगर आपके पास होता तो वो आपके पास होना था, उसको यूज करना था आपने। तो इसको प्लीज जो है ना वो यूज करें थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ टीचर के बोलने से नहीं आपको पता चलेगा कुछ भी। ठीक है। अफशा, अफशा आप अनम्यूट हो?
हाँ जी, आप बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने आयरन को डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू? जी अफिया, अफिया ला रहा है। अनम्यूट है, कोई रिस्पांस नहीं है। जरपरी आप बताइए बेटा कुछ। फिफ्टीन 88 रोल नंबर। नो कमेंट। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। अच्छा, ये फिर जो बच्चे भी इसका मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अच्छा, कौन फिर बताएगा वॉलंटरीली? ये देख ले, ये आपका हाल है। आप लोगों को भी 3-4 प्रैक्टिकल्स हैं और कोई कमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ मैम हमने कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाया था। हाँ जी, हमने बेसिकली जब हमने यूवी के थ्रू किसी भी मेटल को डिटेक्ट करना है तो हमें कॉम्प्लेक्सेशन करनी पड़ेगी। क्यों कॉम्प्लेक्सेशन करनी यस पड़ेगी? मैम कोई कलर्ड इसकी आयन कॉम्प्लेक्स बनाया था, फिर उसने मतलब उसके हाँ, एब्जॉर्बेंस हमने शाबाश कंसंट्रेशन शाबाश, के हाँ जी अलोंग जी, बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये क्यों करना पड़ा था? हम डायरेक्ट उसको क्यों नहीं हमने डिटेक्ट किया, हमने उसको डिटरमिन किया, हमें उसका कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना पड़ा? मैम क्योंकि आयरन जो है वो एक एलिमेंट है और जो हम्म, है वो हम यूवी विजिबल के लिए जो है वो हमें क्रोमोफोर यूज करना पड़ता है, जिससे हम शाबाश लोग जो है वो उसके एब्जॉर्बेंस में ये करते हैं। जी। फिजा ने पढ़ा है और फिजा रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो हमें चूंकि उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैम क्रोमोफोर की मैंने भी जरूरत पढ़ा होती है। है। ठीक है बेटा, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब पूछूं तो आपने रिप्लाई करना है। अच्छा, क्या है कि हमें जब भी यूवी के थ्रू हमने काम करना है, एलिमेंट को किसी को डिटेक्ट करना है, तो हमें क्रोमोफोर की जरूरत है। क्रोमोफोर कौन सा है? उसके लिए हमें जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर्ड ना भी हो लेकिन उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो तो वो कलर्ड रीजन में आ जाएगा, या फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि वो 200 से, अगर वो कलर्ड नहीं है तो 200 से 400 में उसे डेफिनेटली फॉल करना चाहिए। तो हमने आयरन के मैम लिए एक्सक्यूज मी जी बेटे। मैम, अगर हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं जिससे हम लोग जो डायरेक्ट जो है वो एलिमेंट की कंसंट्रेशन डिटरमिन कर लेते हैं, जी जी, तो उसके लिए हम जो क्रोमोफोर यूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, मैं अभी के इसीलिए लिए तो बता नहीं रही हूँ। करेंगे। नहीं, उसके लिए नहीं करेंगे। देखिए, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी हमने आयरन को डिटरमिन करना है फ्रॉम द फूड वाटर सैंपल में, तो हमारे पास बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर रिसोर्सेस कि आप एक केमिस्ट हो। केमिस्ट के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। तो आपके पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। जो वेरी बेसिक स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है ना, एक आपकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, एक होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हम उसको मैनुअल टाइट्रेशन से, रिडॉक्स टाइट्रेशन से हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी सैंपल में आयरन को डिटेक्ट करना हो, अगर हमने टाइट्रेशन का मेथड कौन सा यूज होना है? रिडॉक्स टाइट्रेशन का। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे। जो हमारा आयरन का सैंपल होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और हम लैब में इसको एस्टिमेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास उससे थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने क्या कहा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो हमने उसका किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था? किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था? आप में से कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा? हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिलमीन के साथ। उसके बाद हमने उसमें क्या डाला था? 110 फिनोल्थ्रोलिन डाली थी। फिनेंथ्रोलीन। बेसिकली कॉम्प्लेक्स इसके साथ बना था फिनेंथ्रोलीन के साथ। फिनेंथ्रोलीन का क्रोमोफोर उसके साथ अटैच हुआ था और फिर उसने हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिया था। ठीक हो गया।
उसके बाद क्या है, उसके लिए हमें उसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमें जस्ट उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और हम टाइट्रेशन कर लेंगे। इससे ज्यादा हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्निक क्या आ जाएगी, वही जो भी अब फिजा ने बताया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब उसमें क्या है, हमने वो है ही एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ना, उसमें हमें क्रोमोफोर की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम उसको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट देंगे और वो एब्जॉर्ब करेगा। हमें पता है कि आयरन को डिटेक्ट करना है, तो आयरन की हमें लैम्डा मैक्स जो है वो हम उसको देंगे। वो लैम्डा मैक्स एक्सपोज से उसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 256 है, तो 256 नैनोमीटर की लाइट जब हम उसे देंगे, वो जितनी एब्जॉर्ब करेगा उसे हम कहेंगे इतनी कंसंट्रेशन हमारे गिवन सैंपल में मौजूद है। और ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। हम यूवी में हम करते हैं कि सपोज हम मिलीग्राम पर लीटर इनके पीपीएम तक कर लें, तो उसमें पीपीबी तक भी हो सकता है और पीपीएम तक भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट हमारे पास एस्टिमेशन आती है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना पड़ता उसमें ना, तो इसलिए वो और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होगी। लेकिन उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो हमारे पास गैस सिलेंडर होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो then we are able to use that technique। ठीक है, उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक क्या होती है, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना, तो फिर हम आईसीपी पे हम पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन तक की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही थी ताकि आपको थोड़ा सा उसके पीछे भी चीजों का पता हो और थोड़ा सा उसका डिटेल कि अगर हमें उसको मोर सेंसिटिव हमारा जो है वो हमने किसी पेशेंट में चेक करना है, हमने किसी उसकी डिटेक्शन जौन सी है वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में मौजूद है, पार्ट्स पर बिलियन में मौजूद है, तो तब हम उसको टाइट्रेशन से डिटरमिन नहीं कर सकते, हम उसको यूवी से डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें उसके लिए आईसीपी यूज करना पड़ेगा। आईसीपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन दोनों की सेंसिटिविटी अच्छी है, कंपेरेबल है, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हम एक वक्त में एक मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि आईसीपी में हम एट अ टाइम जो सा है वो मोर देन 70 एलिमेंट्स को हम एट अ टाइम एक ही सैंपल में से डिटेक्ट कर लेते हैं। गॉट इट? पता चल गया आप सबको? जी एक्सक्यूज मी स्टूडेंट। मैम, जी बेटा। मैम आईसीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडक्टिव कपल प्लाज्मा। इंडक्टिव ठीक है, कपल प्लाज्मा। ओके हाँ मैम। जी, ठीक है, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही इन सब का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बियर लैम्बर्ट लॉ ही है। बियर लैम्बर्ट लॉ आपको उसका पता होना चाहिए क्या होता है। हम उसमें सबको पता है ना कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक्स पे भी लिखें। इन सब का प्रिंसिपल क्या है? लैम्बर्ट बियर लॉ। ठीक है, आज हम उसकी सिंपल फॉर्म पे देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम उसको लैब में किस तरह से एस्टिमेट करेंगे आयरन को। मैंने पहले बताया कि बाय यूजिंग द रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती है, कौन बताएगा? जरपरी। मैम रिडॉक्स टाइट्रेशन वो होता है जिसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। कौन रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करेगा? हम जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी ठीक है जी। अब बाकी सब जो बच्चे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, ये सब डेफिनेशंस आपकी नोटबुक पे लिखी होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है जी। तो आपने हमें हर जब भी हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है तो एक हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा और एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। इन दैट केस हमने पोटाशियम परमैंगनेट को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है और आयरन का जो हमारा सैंपल है वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट? इसको आपने कैसे ये सिंपल आपको जिस तरह एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन भी हमने एक दफा गो थ्रू कर लिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब यहाँ पे परमैंगनेट आयन जो पोटाशियम परमैंगनेट है इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्पेशली इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो हम उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा एसिडिक कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन जो इसकी है वो ये परमैंगनेट आयन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और साथ में आयरन का सॉल्यूशन होगा और यहाँ से ये इसकी जौन सी है ये Mn+2 मैग्नीज से कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा।
गॉट इट। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, स्टिचियोमेट्रिक इक्वेशन है। हमें कैलकुलेशन में चाहिए होगा कि 1 मोल पर मैग्नेट के साथ 5 आयरन जौन से हैं, आयरन के मालिक्यूल्स एटम्स जौन से हैं वो रिएक्ट करेंगे। प्रोसीजर आपने कैसे कैरी ऑन करना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा मैट्रिक में, एफएससी में हर दफ़ा की है, इसको आज हम एक गो थ्रू कर रहे हैं। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर डिफरेंट सैंपल्स हैं, डिफरेंट सैंपल्स के लिए हम हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले आप हमने डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन फार्मास्यूटिकल सैंपल, कोई टैबलेट दी गई है ना, आयरन सप्लीमेंट, कोई किसी को आता है नाम, आयरन की गोली कभी किसी ने खाई है? फॉलिक एसिड, उसमें भी तो आयरन होता है। जी, फॉलिक एसिड, गुड। ये नॉर्मली आयरन की डेफिशिएंसी जौन सी है, वो क्या ख्याल है आप लोगों का कि आयरन की क्या स्टेटस है पाकिस्तान जो है, स्पेशली इन पाकिस्तान, इन आवर पॉपुलेशन? आयरन मैम हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी, ज्यादातर बच्चों में एनीमिया हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी जी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, और आयरन की डेफिशिएंसी है। और जिस तरह हम पहले आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, तो हमने आयोडीन मिला नमक खाना शुरू कर दिया। और आजकल क्या है कि वो कहता है कि आटा जौन सा है, आटे में आयरन मिला दिया जाए तो आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। हम आयरन कंटेनिंग फर्टिलाइजर यूज करें तो सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होगी। और थ्रू प्लांट एंड एनिमल जब हम उनको लेंगे तो फिर हमारे पास वो फूड चेन में आयरन की डेफिशिएंसी को हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली डॉक्टर्स आजकल जिसमें भी हीमोग्लोबिन एचबी कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन मैम 11 तक नॉर्मल होता हाँ, है। नॉर्मल कौन सा है वो, आपकी रेंज कौन सी है, वो 11 से 12 है अडल्ट में। तो अगर उससे कम होगी Yes. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स कौन सी हैं वो डॉक्टर से पूछ कर फिर आपने उसका कोर्स करना चाहिए कि 1 महीना खानी है, 3 महीने खानी है, ठीक है जी। तो ये अकॉर्डिंग टू डैट जब मेनोफर के इंजेक्शन होते हैं, अगर बहुत ज्यादा अनीमिक है कि अगर किसी की जो एचबी है वो 5-6 है तो फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उसका कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो अब हमने इसको एस्टिमेट कैसे करना है, हमने आज डिटरमिन करना है कि एक टैबलेट है, उसमें कहा गया है कि आयरन के सप्लीमेंट है, उसके अंदर डिटरमिन करना है कि कितनी अमाउंट में आयरन मौजूद है। सबसे उसमें आपको पता है कोई भी टैबलेट होती है तो टैबलेट में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? फॉलिक एसिड है अगर, तो कोई भी क्या प्रिकॉशंस हैं किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले? आप देखें, एक तो ये तरीका है ना कि आपको डॉक्टर दे देता है, आप हाँ जी ये गोली है, ये मेडिकल स्टोर पे पकड़ी खा ली, ठीक है। तो एक पढ़े लिखे इंसान होने की हैसियत से आपका क्या ख्याल है कि कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको उसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए? मैम पता होना चाहिए ना, मतलब ये क्या चीज है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसमें चीजें क्या, बीइंग अ केमिस्ट हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। जी ईशा, आपने और कहा ये एक तो ये कि वो क्या चीज़ है बेसिकली ना, उसके आपको सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले चेक करने से पहले कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपने देखा यस आजकल मैम, पेपर में कितनी दफा आ रहा होता है, कभी गलत इंजेक्शन लगने से मौत वाक़या हो गई, अब डॉक्टर्स ये वो, लेकिन एज एन इंडिविजुअल जौन सा है ना, अगर हम इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों को नहीं फॉलो अप करेंगे तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपने जब भी मेडिसिन लेनी है सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, फिर देखना है आपको हर मेडिसिन के साथ एक लिटरेचर अवेलेबल होता है, आपने वो लिटरेचर देखना है, ठीक है, कि उसमें वो उसके केमिकल फार्मूला क्या है, वो किस मकसद के लिए दी जा रही है, कि आप इसी मकसद के लिए डॉक्टर के पास गए थे, उसकी जो है जो हर मेडिसिन की कुछ जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स प्रिकॉशंस भी होती है। जी, वो उन सब चीज़ों को आपको ज़हन में होना चाहिए, देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि डॉक्टर ने दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया तो इंजेक्शन ठुकवा लो आप अपने ऊपर, और अगर आपको गोली दे दी तो वो खाते जाओ। आप देखो कि उसकी क्या हर मेडिसिन की अपनी एक वो होती है कि 250 मिलीग्राम है, उसकी डोज़ होती है स्पेसिफिक, कौन-सी डोज़ है, क्या मैंने सही डोज़ ली है, क्या अगर मैंने बच्चे के लिए लिया है तो वो बच्चों वाली ही डोज़ दी गई है या नहीं दी गई। तो ये सारी बातें आपको डॉक्टर से भी डिस्कस करनी चाहिए और खुद भी
पता होंगी तो आप डिस्कस करेंगे। तो मेडिसिन लेने से पहले आपने इन सब चीज़ों को जहन में रखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जब एस्टिमेशन करनी है तो से वो कहता है कि भाई ये जो सी हमारी मेडिसिन है वो 75 मिलीग्राम है पर टैबलेट। तो आपको कहा गया है कि चेक करें कि वाकई इसमें 75 है या नहीं है। तो आपने वे आउट करना है उस आयरन टैबलेट को, उसके बाद उसको एक बीकर में ऐड करके 100 ml तक उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर या डी आयोनाइज वाटर डालना है और उसको डिसॉल्व करना है। और अगर वो डिसॉल्व नहीं होता तो इसको लाइट सी हीटिंग देकर आपने पानी को वाटर बाथ में गर्म कर ले या डायरेक्ट कर ले, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी क्या मेडिसिन की क्या है। अगर तो वो ठंडे पानी में नहीं हल हो रहा तो उसको आप हॉट कर लें थोड़ा सा। आपने उसको मेडिसिन को एक टैबलेट को 100 ml वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में आपने डिसॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन बन गया, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, आपने 0. आपको आयरन का सोल्यूशन बन गया, फिर आपको सोल्यूशन चाहिए परमैंगनेट का, KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का आपको सोल्यूशन चाहिए। 0.01 मोलर बनाना है आपने, 0.01 मोलर। 1 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने नोटबुक पे लिखना है, ठीक है जी। तो आपने 1 मोलर स्टॉक सोल्यूशन बना के उससे डाइल्यूशन करनी है 0.01 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट की, ओके। और उसको आपने पर लीटर, क्योंकि आपने 0.01 बनाना है तो आपने उसकी वे करके थोड़े सा पानी को आपने उसमें फिर आपको ये एसिडिक कंडीशन भी चाहिए तो इसलिए 100 ml में 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है। इस 100 ml को इस 0.1 मोलर में इनकॉर्पोरेट करना है और वॉल्यूम अप टू 1000 ml होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा इसको दोहरा रही हूँ, क्या करना है, आपने 0.01 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके लिए ये है कि आप 800 ml तक आप वाटर कर लें, जो कि आपने 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कौन सा है वो आपने बनाना है। और उसमें आपने 200 ml की स्पेस छोड़ी है, उसमें आप 100 ml जो है वो 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे। अब 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा ये आपने अलहदा से, ये सब सॉल्यूशंस आपकी नोटबुक पे लिखे होने चाहिए, ठीक है। और मैं कमिंग वीक में या उससे नेक्स्ट वाले में आपकी नोटबुक्स को जो सा इंडिविजुअली आपकी वो वीडियो पे ऑन करके आपकी नोटबुक्स भी चेक करूंगी, इसलिए आप लोग कमिंग वीक तक ये नोटबुक जो 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कंप्लीट करें प्लीज। तो उसको आपने फिर वॉल्यूम को अप टू 1000 ml कर लेना है, 1 लीटर कर लेना है, ठीक है। ये आपका सेकंड सोल्यूशन हो गया जो कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। तीनों सोल्यूशंस पूरे हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट को कॉनिकल फ्लास्क में ले लो, चाहे आप जो आयरन का सोल्यूशन है उसको आप फ्लास्क में ले लो। तो इसमें पहले से ये बताया है कि 25 ml आप पोटेशियम परमैंगनेट का ले लो कॉनिकल फ्लास्क में, और आयरन का जो सोल्यूशन है इसको आप रन करो फ्रॉम द ब्यूरेट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। फिर आप यहाँ पे इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड और वॉल्यूम ऑफ आयरन सोल्यूशन यूज, जो भी आपके पास यहाँ पे आपने ब्यूरेट में लिया है, वैसे ज्यादा बेहतर ये है कि आप वॉल्यूम जो है ना ये पोटेशियम परमैंगनेट जौन सा है वो आप ब्यूरेट में लो। तो पोटेशियम परमैंगनेट आप ब्यूरेट में लोगे तो 10 ml जौन सा है ना आपने आयरन का सैंपल सोल्यूशन जो आपको दिया गया है 10 ml आपने जो 100 ml बनाया है उसमें से 10 ml लेंगे फ्लास्क में, और जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाया है आपने 1000 में लीटर में वो आप ले लोगे ब्यूरेट में। और फिर आप उसको जौन सा है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे यहाँ तक कि लाइट पिंक कलर जो है वो परसिस्ट कर जाएगा। अगर आपने जो आयरन का सोल्यूशन है वो फ्लास्क में लिया हुआ है और जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है वो आपका ब्यूरेट में है, तो आपका लाइट पिंक कलर पहले तो आयरन के सोल्यूशन में आएगा KMnO4 और फिर डिसअपीयर हो जाएगा कलर, लेकिन एट द एंड पॉइंट क्या होगा KMnO4 अंटिल पिंक कलर परसिस्ट करेगा। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे ये इसने फिक्टिशियस रीडिंग लगा दी कि अगर पहले 0 थी इनिशियल रीडिंग, फाइनल 28 ml यूज हुआ, 27 ml यूज हुआ, और ये 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। 3 रीडिंग्स लेकर आपने उनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आपने उसकी प्रिसीजन मालूम करने के लिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई सबको? किसी को इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लें। कहाँ सो गए हो?
मैम ये फिर बता दें एक 100 ml के MnO4 का सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर अच्छा, करना है? मैं बता रही हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे लेना है कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर आपने क्या डालना है, कॉनिकल फ्लास्क में आपने आयरन का सोल्यूशन डालना है। आयरन का सोल्यूशन कैसे बनाना है, जो टैबलेट दी है, एक टैबलेट को वे कर लेना है और वे करने के बाद उसको 100 ml तक वाटर में डिसॉल्व करना है, सोल्यूशन बना के उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व कर लेना है। सेकंड सोल्यूशन कौन सा चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का। वो क्या चाहिए आपको, KMnO4 का 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं, उसको डाइल्यूट करें 0.01 में, ठीक है ना। आपको ये स्टॉक सोल्यूशन और डाइल्यूशन हो जाएगी। या इसका दूसरा तरीका ये है कि 1 मोलर सोल्यूशन के लिए आपको चाहिए 158 ग्राम, तो आपको 0.01 के लिए चाहिए होगा 1.58 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, और आप उसको 1000 ml में डिसॉल्व करोगे। लेकिन 1000 ml में करने की बजाय आप पहले उसको 800 ml तक रखें। 800 ml में करने के बाद आप उसके अंदर 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का 100 ml का सोल्यूशन ऐड करें, ताकि उसकी कंडीशन जो सी है वो एसिडिक हो जाए, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और आपकी जो रीडिंग्स हैं वो शार्प आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके दोनों सोल्यूशन जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आपने फ्लास्क में ले लेना है आयरन का सोल्यूशन और ऊपर डाल देना है ब्यूरेट में आपने ले लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन, और आपने फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हुए चेक करना है कि आपका कलर जौन सा पिंक कलर है वो परसिस्ट कर जाए, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो आपकी फ्लास्क में परसिस्ट कर जाए, एंड पॉइंट जो है वो लाइट पिंक कलर आएगा, ठीक है। और आपने फिर 3 रीडिंग्स लेनी है, उनका एवरेज निकालना है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये तीनों आप फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। देन आपने कैलकुलेशंस की तरफ आना है। अब आपने 1000 ml KMnO4 की मोलैरिटी कितनी रखी थी, 0.01 मोलर। 1 मोलर KMnO4 की मोलैरिटी कितनी होगी, 0.01 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, 27.90 ml आपको यहाँ पे ये एवरेज जो यूज हुआ है, ठीक है ना। इतने ml आपका KMnO4 की मोलैरिटी कितनी होगी, 0.01 ओवर 1000 मल्टीप्लाइड 27.9, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आगे जो आपने नॉन कंसंट्रेशन से निकाले KMnO4 के इतने मोल्स यूज हुए हैं। अब आपने इक्वेशन में आपने देखा था कि जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये देखे ना, ये KMnO4 5 मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो यूज हो रहे हैं फॉर 1 KMnO4 के लिए। तो आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री, अगर इसके इतने मोल्स यूज हुए हैं तो आयरन के 5 टाइम्स मोर यूज हुए होने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आयरन के मोल्स आ गए। अब 10 ml का सैंपल था, उसमें कितना आयरन मौजूद है, 0.001395 मोल्स मौजूद है। 1 ml में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10 आ गया। 250 ml के सैंपल में कितना होगा, मल्टीप्लाई 250 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने अमाउंट ऑफ आयरन ग्राम पर लीटर में, अमाउंट ऑफ आयरन एफएससी का फार्मूला बहुत दफा पढ़ा आपने, एटॉमिक वेट इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने मालूम कर ली और मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट आयरन का 56 होता है, मल्टीप्लाई किया 1.9 ग्राम पर लीटर आयरन आ गया। 1000 में कितना होगा, मल्टीप्लाई ये लीटर है तो ये लीटर में आ गया आपके पास, इसको हम ये भी अमाउंट को इसमें भी कह सकते हैं कि 1000 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन में कितना आयरन मौजूद है, 1.953 ग्राम पर लीटर। 1 ml में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000, और आपका कितना सोल्यूशन 250 ml में कितना मौजूद है, मल्टीप्लाई 250, तो 0.488 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो 0.488 ग्राम पर 250 ml, इसको मिलीग्राम में कर लो, इसको चाहे लीटर में कर लो, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 488 मिलीग्राम पर 1000 mg या पर लीटर, पर 1000 मिलीग्राम टैबलेट, जितनी भी आपके पास टैबलेट थी उसके ऊपर देख लें कि उसकी कितनी उसने उसकी डोज बताई हुई है, उसमें कितने क्या वो जो बताई है उससे वो कितनी ज्यादा या कम है, ठीक है। तो इसमें आपने इसको आपके पास आ जाएगा आयरन की अमाउंट पर टैबलेट इज कितनी आ गई, 488 या 0.5 ग्राम, ठीक है, या इसको मिलीग्राम में कर लिया। अब ये हमारे पास जूम की क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है,
3 मिनट्स हैं, आप बताइए किसी का कोई क्वेश्चन जी। आपने नोटबुक पर लिख लेनी है कैलकुलेशंस भी और प्रिंसिपल भी, और इससे रेलिवेंट जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, जो सॉल्यूशंस बने हैं, सब इन डिटेल आपके पास राइट अप होना चाहिए। आपको कोई सॉल्यूशन बना हुआ नहीं मिलेगा एग्जाम में, और परफॉर्मेंस होगी, और सब सॉल्यूशंस आपने इंडिविजुअली खुद बनाने होंगे, इसलिए आपने ये सब चीज़ें राइट अप करनी है। और कमिंग वीक में या उससे नेक्स्ट में मैं आपका जो है वो नोटबुक्स चेक करूंगी, साथ साथ क्विज भी लूंगी। गॉट इट? यस मैम। मैम मैम उससे अगले वीक में कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहोगे अभी से उससे अगले वीक में, उसके बाद कहोगे मैडम एक वीक और आगे कर दीजिएगा। नहीं मैम बस। चलें, इस वीक तक आप नोटबुक्स कंप्लीट कर ले, मैं नोटबुक्स चेक कर लूंगी, और उससे अगले वीक में हम क्विज ले लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलें, ठीक है मैम जी। ये जो रिजल्ट में लिखा हुआ मैस ऑफ आयरन पर टैबलेट, ये 50 मिलीग्राम क्यों लिखा? वहां तो हमने 488 मिलीग्राम किया, तो यहाँ पे 50 क्यों लिखा हुआ है रिजल्ट में? हाँ, 488 जो 500 के करीब वो कहेंगे ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी इसमें कुछ 500 बनेगा। हाँ 500 मिलीग्राम आएगा ना। ये एक्चुअली देखें, यहाँ पे भी एक जीरो का फर्क था, वो मैंने वहाँ करेक्ट कर दिया था। यहाँ पे भी आप जीरो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना? मैम आपने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था किडनी स्टोन वाला, मैम अगर आपने वो रिकॉर्ड किया तो वो तो हमें सेंड कर दे। वो एक्चुअली मैंने मेरा वो ख्याल मिस हो मैंने गया था। रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मैं देखूंगी शायद पड़ा हुआ हो कहीं पर, लेकिन ढूंढना पड़ेगा वो। फिर अभी ये थोड़ा सा ना 31 नवंबर तक बच्चों के थीसिस हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा फ्री होंगी तो फिर याद कराना मुझे, ठीक है? ओके मैम। ओके। चलें जी, ओके। कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी का? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।